हेलो एवरीवन। आज हम टेंसन विलियम की प्ले द ग्लास मेनाजरी को डिस्कस करेंगे। ये प्ले 1944 में लिखा गया था और ये एक मेमोरी प्ले है। ये पूरी स्टोरी नरेटर टॉम की मेमोरी पर बेस है। इस प्ले की सेटिंग 1930 के एसटी लुइस का एक पुराना अपार्टमेंट की है। ये 20वीं सेंचुरी का सबसे हॉन्टिंग और पर्सनल प्लेस में से एक है। स्टार्टिंग में ही हमारे नरेटर टॉम हमें ये लाइन देते हैं, आई गिव यू ट्रूथ इन द प्लीजेंट डिस्गाइज ऑफ इल्यूजन। और ये पूरी प्ले की चाबी है। देखो, विलियम हमें रियलिटी की कोई परफेक्ट फोटोग्राफी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वे हमें एक मेमोरी दे रहे हैं। और मेमोरीज हमेशा इमोशंस और थोड़ी एग्जैजरेशन से भरी होती है। इस मेमोरी में विंगपिन फैमिली है, उन्हीं की बात की गई है। उन्हें ट्रायंगल ऑफ क्वाइट डिस्पर्सन कहा गया है, जो एक बड़ी हाइट जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। सबसे पहले आते हैं मदर अमांडा विंगफील्ड। उनके पास बहुत एनर्जी है, पर वो पूरी तरह बिखरी हुई हैं। वो अपने पास में ही है। वो हमेशा अपनी पास्ट की बातें करती थी जब वो एक साउथर्न बैली हुआ करती थी। स्पेशली एक दोपहर उसे 17 जेंटलमैन कॉलर मिलने आए थे, इसकी बातें वो करती रहती है। ये उसकी आज की कड़वी रियलिटी से बचने का एक तरीका है। फिर आते हैं उसकी डॉटर लॉरा। लॉरा बचपन की बीमारी की वजह से थोड़ी लिम्प है, मतलब उसके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है। पर असल दिक्कत हद से ज़्यादा साइनस है। वो बहुत शर्माती है। उसे उसकी ही ग्लास कलेक्शन की तरह बताया गया है, इतनी फ्रजाइल कि वो बाहर की दुनिया का सामना नहीं कर सकती। उसे सिर्फ अपने छोटे कांच के जार में ग्लास एनिमल्स और पुराने रिकॉर्ड्स के बीच सुकून मिलता है। और लास्ट में है टॉम, हमारा नरेटर, जो कि एक पोएट भी है। वो कभी कभी पोइट्री करता है और वो पोएट बनना भी चाहता है, पर रियलिटी में वो एक सू वेयर हाउस में बोरिंग नौकरी में फंसा हुआ है। उस पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना भी चाहता है। ठीक है, तो आपने सेटअप देखा। इस घुटन बड़ी ज़िंदगी से निकलने के लिए हर कोई अपना रास्ता ढूंढ रहा। इनकी इल्यूजन सिर्फ आदत नहीं, बल्कि जीने के लिए ज़रूरी है। फादर पहले ही छोड़ कर जा चुके हैं, अमांडा जो कि अपने पास में ही रहती है, लॉरा कांच की दुनिया में खोई हुई है, और टॉम हर रात मूवी थिएटर चली जाता है ताकि वो अपने सपनों की दुनिया में रह सके। बट इस स्टोरी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दिखाया गया जो दुख है वो रियल है। विंगफील्ड फैमिली सिर्फ फिक्शन नहीं है, ये खुद टेंसन विलियम की अपनी फैमिली की सेल्फ पोर्ट्रेट है। आई मीन लुक एट दिस। विलियम भी एसटी हाउस की एक सू कंपनी में काम करते थे, जो वो राइटर बनने के सपने देखते थे। उनकी मदर एडविना बिल्कुल अमांडा जैसी थी, और सबसे हार्ड ब्रोकन कनेक्शन उनकी बहन रोज़ का था, जो इमोशनली फ्रजाइल थी और कांच के जानवर कलेक्ट करती थी। रोज़ की ट्रेजेडी ने विलियम को पूरी ज़िंदगी हॉन्ट किया। विलियम ने खुद माना है कि ये उनके लिखा हुआ सबसे सैड प्ले है। ये उनके अपने गिल्ट और दुख से निकलने का एक तरीका था। पर यह प्ले सिर्फ एक दुखी फैमिली की कहानी नहीं है। विलियम ने इसे एक नया तरीके का थिएटर बनाया है, जिसे वो प्लास्टिक थिएटर कहते हैं। वो उस वक्त के रियलिस्टिक प्ले से थक चुके थे। उनका मानना था कि ज़िंदगी की असल ट्रुथ सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और पोइट्री की ज़रिए ही दिखाया जा सकता है। प्लास्टिक थिएटर में वो सिर्फ वर्ड ही नहीं, बल्कि स्क्रीन्स, म्यूज़िक और लाइटिंग का इस्तेमाल करते थे, एक मेमोरी का एहसास दिलाने के लिए। जैसे ब्लू रोजेस का टाइटल स्क्रीन पर आना या लॉरा पर एक खास तरह की लाइट पड़ना, ये सब ऑडियंस को प्ले के इमोशन फील कराने के लिए था। जब ये सब ऐड होता है तो ऑडियंस को कुछ ऐसा मिलता है जो वो पहले कभी नहीं देखे थे। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि क्या हुआ, बल्कि ये फील कराता है कि एक्सपीरियंस कैसा था। सो क्वेश्चन ये है कि हम आज भी इस प्ले की बात क्यों कर रहे हैं। 25 साल बाद भी ये प्ले हाई स्कूल से लेकर ब्रॉडवे तक क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो 1944 में शिकागो में इसका प्रीमियम हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल रही, लेकिन जब ब्रॉडवे पहुंचा तो वो वहाँ पे हिट हो गया और विलियम रातों रात फेमस हो गया। पर इसकी असली लेगेसी फेम से कई बढ़कर है। ये उन सच्चाइयों की बात करता है जो हम सब महसूस करते हैं। फैमिली की जिम्मेदारी का बोझ, टूटे हुए सपनों का दर्द और अपने इल्यूजन के सहारे। ये हमारी क्वाइट डिस्पर्सन को एक आवाज़ देता है। लास्ट में द ग्लास मेनाजरी हमें एक आईना दिखाता है।
ये हमसे पूछता है हम अपनी ट्रुथ से बचने के लिए किन इल्यूजन का सहारा लेते हैं।